आपको रिपीटेडली कोई बात रोज कही जाए, वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। आप कहेंगे कि नहीं, तुम में बहुत ताकत है, तो आप रोजाना अपने आप को महसूस करेंगे कि नहीं, कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमने सदियां निकाली हैं ये कहते हुए कि तेरे को दूसरे घर जाना है, तेरे को ये सीखना है, और उसको हमने कुछ नहीं सिखाया। तो हमको उसको कंपनसेट करने के लिए क्या एक पूरी मेल पीढ़ी को ट्रेनिंग देने की, सिखाने की जरूरत नहीं। हम जिस नारी की बात करते हैं वो तो आज बदल गई है, लेकिन बहुत कम प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं जहां तक ये बदलाव पहुंचा है, और बहुत कम प्रतिशत ऐसा है जो दमदारी से ये कहता है कि मुझे दान नहीं चाहिए, मेरे हाथों को काम दो, मेरे कौशल को मूल्य दो, मेरी संवेदनाएं मेरी पहचान है, मेरे द्वारा अर्जित ज्ञान को मानव ज्ञान का महत्वपूर्ण हिस्सा जानो, मैं सतत क्रियाशील, मुझे निष्क्रिय करने का कोई षड्यंत्र अभी भी क्यों किया जाता है। हम सोचते हैं कि लड़का और लड़की बराबर है, लेकिन वो हमारे एक्शन में नहीं लाते। अभी भी यदि अलग अलग प्रदेशों के बारे में बात की जाए और जेंडर इश्यूज़ की बात की जाए, परसेंटेज की बात की जाए कि कितने लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, तो आपको समझ में आएगा कि एक बड़ा सा अंतर अभी भी है। शिप्रा जी, क्या कहेंगे आप? ये बड़ा बुरा लगता है ये सुनना। मुझे लगता है कि किसी भी तरह से लड़के और लड़कियां अलग नहीं हैं। ये अलग बात है कि ईश्वर ने खूबियां अलग अलग दी हैं, लेकिन उसमें कम ज़्यादा तो नहीं है। और मैं मानती हूँ कि दुनिया में दो ही जाति हैं, एक पुरुष और एक स्त्री, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं, कॉम्पिटिटर नहीं है। मसला ये है कि हम जब वुमेन एम्पावरमेंट की अलग से बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उनको लड़वा देते हैं। हमको किससे आगे जाना है? लड़कों से आगे जाना है। क्यों जाना है? हमको अपने आप से एक लेवल और ऊपर जाना है, ऐसा क्यों नहीं कहते? और ये जो जेंडर की लड़ाई है कब तक चलेगी हमारे यहाँ? दो बातें हैं, आप ही की बात से बात करती हूँ। पहली बात तो कि इसको मैन वर्सेस वुमेन ना बनाया जाए, ये ना बनाया जाए। हाँ बिल्कुल। हम प्रतिद्वंदिता की गुंजाइश भी नहीं है, और हम कॉम्प्लीमेंट ही करके जीवित रह सकते हैं, उसके बगैर गुजारा नहीं है किसी का। पहली बात। दूसरी बात, ये जो हमने नीतियों के नाते से जो व्यवस्था बनाई, हो सकता है उस संदर्भ में वो शायद ज़रूरत रही हो इस बात की, लेकिन मुझे आज ऑब्जेक्शन होता है कुछ बातों को लेकर। जैसे जब हम अपने का विमेन एम्पावरमेंट, तो अब मैं कुछ सालों से ये कहने लगी हूँ, पहले नहीं कहा करती थी, लेकिन अब मैं कहने लगी हूँ कि एम्पावर का मतलब है कि पहले तो आपका ये प्रेमाइस हो कि वो कमज़ोर है, आप कमज़ोर को ही मजबूत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो आप ये एस्टैब्लिश करेंगे कि वो कमज़ोर है, और फिर आप उसको मजबूती देंगे। तो पहले तो ये प्रेमाइस खत्म करना है। बिल्कुल। तो मैं इस बात के ही खिलाफ हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट बोलती मुझे अखरने लगती है। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं। पहले कमज़ोर हो आप, हाँ। फिर हम बताएंगे कि आप कैसे मजबूत। और बार बार ये कहने से पता चलता है, वो बात एस्टैब्लिश होती है कि कहीं ना कहीं अभी भी महिलाएं कमज़ोर हैं। आप सोचिए कि आप साइकोलॉजी और हम अगर सोशोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपको रिपीटेडली कोई बात रोज कही जाए, वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। आप कहेंगे कि नहीं, तुम में बहुत ताकत है, तो आप रोजाना अपने आप को महसूस करेंगे कि नहीं यार, कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो ये संवाद की बात नहीं है, ये बात ये है कि हम जिस तरह से सोचते हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात आपने कही कि आप ये कहिए ही मत कि महिलाओं के सशक्तिकरण की ज़रूरत है, क्योंकि इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो अभी सशक्त नहीं है, जबकि वो जन्मजात सशक्त होती है। मैंने ये सुना है, जो सीनियर लेडीज़ हैं वो कई बार कहती हैं कि यदि किसी कारण से बच्चा नहीं रहा तो वो कहती हैं कि लड़का होगा, लड़की होती तो जी जाती। ये बात सही है, वैज्ञानिक तौर पर सही बात है ये, कि जो बच्चियों की जो सर्वाइवल कहना चाहिए कैपेसिटी है, क्षमता है, वो बच्चे के मुकाबले ज़्यादा होती है। ये वैज्ञानिक तथ्य हैं। वो अगर पैदा होती है तो वो सर्वाइव करती है। तो जो संघर्ष की आनुवांशिकी है
वो आनुवांशिकी तो पूरे मानव समाज की है। हाँ, कि जो संघर्ष करेगा वो सरवाइव करेगा, उस और सरवाइव इसलिए करेगा कि ये पूरा एक साइंस है इसके पीछे। कि आप जब डेप्रिवेशन में रहते हैं, आप जब कमतरी में रहते हैं, तो आप में वो जिजीवशा पैदा होती है। तो वो अंदर का संघर्ष, यानी हमारी जो कोशिकाएं हैं उनको आप जब क्यों हमारे यहाँ वो व्यवस्था थी कि भाई एकादशी का व्रत करना है ना। वो व्यवस्था इसलिए थी कि जब आपकी बॉडी ये एहसास करती कि भूख क्या होती है, वो जो जोर लगाती है, उससे क्या होता है, उसमें ताकत आती। तो महिलाओं की ताकत को उस नज़रिए से अगर हम देखें, क्योंकि संघर्ष पैदा होते ही शुरू हो जाता है, और पैदा होते ही नहीं, पैदा होने से पहले शुरू हो जाता है कि पैदा भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ, और आप तो राजस्थान से हैं जहाँ पे मैं इसलिए अब थोड़ा सा आपको टोकूंगी, क्योंकि ये मुझे बहुत अखरता है कि मेरे राजस्थान को ऐसा कहा जाए कि बेटियां वहां पर मारी जाती। नहीं, ऐसा अब नहीं है, कुछ मायनों में है। बहुत अच्छी बात है। रेप कैपिटल कहने लगे हैं उसको, मतलब रेप के मामले बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन पैदा होने से रोकने वाली बात अब खत्म हो गई है। इसके लिए हम सब ने मिलकर बहुत कोशिशें की हैं। 2011 का जब सेंसस आया था, तो मुझे याद है कि सेंसस आया और उसमें हम राजस्थान रेड नोट पर था कि यहाँ सबसे ज़्यादा हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। क्यों? क्योंकि वो सहूलियत एक तो थी, जब मशीनें नहीं थी तब इलाके ऐसे थे जहाँ पर, क्योंकि उसका संघर्ष सिर्फ वो नहीं है, बात ये है कि जब वो पैदा होती है तो उसके अभिभावकों के सामने ये चुनौती होती है, इसकी सुरक्षा कौन करे। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। ये जो भेड़िए हैं ना समाज के, उनकी नज़रें जो हैं वो जाएंगे काम पर, वो जाएंगे मजदूरी पर पीछे से, और आज ये हो रहा है। बिल्कुल। आज अगर हम दुष्कर्म के मामलों में, अनफॉर्चुनेटली कहते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही है इस बात को, कि आज राजस्थान ऊपर पहुंच गया। हम हमेशा कहते हैं कि लड़कियों को ये सिखाना है, लड़कियों को वो सिखाना है। इस मामले में जो आप कह रही हैं, इस मामले में हमको लड़कों की ट्रेनिंग की जरूरत, हर चीज़ में मैं कह रही हूँ, एक यू टर्न की ज़रूरत है, और दोनों को बराबरी सिखाना तो ज़रूरी है ही। लेकिन हमने सदियां निकाली हैं ये कहते हुए कि तेरे को दूसरे घर जाना है, तेरे को ये सीखना है, और उसको हमने कुछ नहीं सिखाया। तो हमको उसको कंपनसेट करने के लिए क्या एक पूरी मेल पीढ़ी को ट्रेनिंग देने की, सिखाने की ज़रूरत नहीं है? बहुत ज़रूरत है, और उसमें एक सोच और देने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि दो चीज़ें मुझे अखरती हैं, कि पहली बात तो उसको कमतर ना माना जाए, उसको ये थॉट आप रिमूव कर दीजिए, पूरे डिस्कोर्स से रिमूव कर दीजिए कि तेरे को ताकत देनी है, क्योंकि भाई हम बताएंगे, हम कौन भी सरकार के आदमी कहते हैं, लोग हमारे यहाँ तो शक्ति की पूजा की जाती है। हाँ, तो वो इसलिए वो जो विरोधाभास है ना, तो उसमें हमारी व्यवस्था देखे, हमारी संस्कृति देखे, हमारी विरासत देखे, हमारी जो ऐतिहासिक तौर पर जो बातें हम सुनते आ रहे हैं, उनमें कहीं पर भी आप चाहे कोई कहानियाँ उठाएं, वो कहानियाँ भी वो उठाएं, अहिल्याबाई होलकर की कहानियाँ उठाएं, रानी दुर्गावती की कहानियाँ उठाएं, राजस्थान की मीरा की कहानियाँ उठाएं। तकलीफ उन लोगों ने भी सही, लेकिन अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। जिस चीज़ को पकड़ के चले वो लोग, वो ठौर उन्होंने पकड़े, क्योंकि उनको अपनी शक्ति का एहसास था। वो जो शक्ति की बात कह रही है, उसी में मैं एक चीज़ और ऐड करती हूँ, बराबरी की बात करनी ही नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल। कौन बराबर? मैं और आप, बराबरी का मतलब ही कंपटीशन है। यस। तो हम बराबरी की बात क्यों? शिप्रा अपने आप, मेरी अपनी खूबियों के साथ मैं हूँ, मेरी अपनी मिट्टी है, मेरी अपनी बुनावट है, वो ना कोई कॉपी कर सकता है, ना कोई छीन सकता है। तो मैं महिला हूँ कि पुरुष हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? बायोलॉजिकली हूँ, उसमें मैं डिनाइल मोड में तो नहीं रह सकती, वो तो हूँ मैं। जब उसको मुझे बताने की क्या ज़रूरत है कि तुम महिला हो, तुम महिला हूँ ना, मैं वो पैदा हुई हूँ, उसको मुझे क्यों ज़िंदगी भर क्यों मुझे एहसास कराते हो कि मैं महिला हूँ? मुझे मालूम है, बट मेरी यूनिकनेस पे फोकस आपने अगर किया होता तो। लेकिन देखिए, अब मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि नहीं ही किया हमने, क्योंकि किया है तभी वो संघर्ष करके हम आर्मी में भी पहुंची हैं, आज सेना के रास्ते खुले हैं, आज वायुसेना में हम जा रहे हैं, और वो संघर्ष के बूते ही जा रहे हैं। ये नहीं कि हमें थाली में परोस के दिया गया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए उसकी अहमियत हमें पता है कि हम आज मीडिया में भी बात होती है, राजनीति की भी बात होती है कि महिलाएं होंगी तो बदलाव लाएंगी। हाँ। किसी एक डिस्कशन में मैं बैठी थी, और
उस डिस्कशन में ये बात आई, राजनीति की बात आई कि कितने 9 से 11% अगर हम माने कि हमारे राजनीति में आ गई हैं महिलाएं, तो उन्होंने कहा कि भाई आ तो गई हैं महिलाएं, लेकिन वो उनको भी ट्रेन करना पड़ेगा, अभी उनको पता नहीं है कि क्या करना है, तो उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। महिलाएं अगर रॉ आ जाए उससे तो दिक्कत है, पुरुष इतने रॉ आ रहे हैं उससे दिक्कत नहीं है, वो खराब आ जाए उससे दिक्कत है, वो खराब है उसको, तो ये कैसा नजरिया है? ये एक बात मैं यहाँ और कहना चाहूँगी। अभी व्याख्यानमाला के दौरान ये बात हुई जब यशवंत जी आए थे, हम सब बैठे थे और उन्होंने कहा कि महिला जो आरक्षण है उनका विषय था उस दिन। तो जब हम बात कर रहे थे तो किसी ने कहा कि महिला आरक्षण होता तो है राजनीति में, पर जो एक्चुअल वर्कर होती हैं उनको कुछ नहीं मिलता। और वही बात जो हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि कोई महिला तो सशक्त हो रही है ना, आप उसको मौका तो मिलने दो। एक बार किसी और के कहने पे अंगूठा लगाएगी, दूसरी बार उसको समझ में आने लगेगा, तीसरी बार या उसकी बेटी जब बड़ी होगी तो इस तरह से बड़ी करेगी कि उसको बना के बताएगी। आप हमारे पास तो लिविंग एग्जाम्पल है कि जब हमने संवैधानिक तौर पर हमने लोकल बॉडीज़ में, हमने पंचायती राज सिस्टम में 30-33% की व्यवस्था पहले ही कर रखी है, और आज बहुत सारे राज्य हैं, फिगर नहीं याद है मुझे, राजस्थान सहित बिहार सहित बहुत सारे राज्य हैं जिसमें 50% आरक्षण है पंचायतों में। तो 50% जो जनप्रतिनिधि हैं वो तो महिलाएं आ ही चुकी हैं पूरे उस सिस्टम। तो जब महिला जब जनप्रतिनिधि बनती है, आप कितना भी उसको पोर्ट्रे कर लीजिए, और ये अरे घूंघट पहन के अगर वो बैठ रही है, आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? आप ऐसे कह सकते हैं कि सदियों की जो परंपरा एक दिन हटा के, घूंघट हटा के बैठ जाएगी वो? आपके घर में बदलाव करके दिखाइए कि कोई एक परंपरा 20 साल से, 30 साल से, 50 साल से चलती आ रही हो और एक चुटकी बजाती चेंज होता है? ऐसा हो बदलाव तरीके से नहीं, और किसी नीति ने जिस दिन वो तय करे, आप कौन तय करने वाले कि तू घूंघट पहन कि नहीं पहन, तू सूट पहन के घाघरा पहन? आप कौन तय करने? हमने कभी कहा आपको कि आप धोती पहनो भी, ये पैंट नहीं पहनो? हमने कहा अरे भाई घूंघट उसकी पहचान का हिस्सा अगर वो मानती है तो उसका जब सोच बदलेगा कि नहीं आड़े आ रहा है, अखर रहा है, नहीं ठीक लग रहा है, नहीं पहनेगी। नहीं, और कोई नीति उसको अगर उस जगह बैठने का मौका दे रही है जहां वो नीति बनाने का हिस्सा हो सकती है, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो घूंघट पहन के बैठे या कैसे बैठे, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, काम करे। उसको आप सीट देके, क्योंकि महिला सीट है तो लड़ाना महिला को पड़ेगा, लेकिन उस सीट के बदले उसका पति काम कर रहा है, ये भी हकीकत है। बिल्कुल। लेकिन अब जो व्यवस्थाएं हैं कि अगर कोई सरकार की मीटिंग होती है तो वो चाहे आप एक्टिव कितना हो ना हो, आपको मीटिंग में तो उस महिला को ही जाना पड़े। तो वो जो ये दूसरे लेवल का 5 बार गई, 6 बार गई, तो बदलेगी तो सर। उसको देख के कितने नई बच्चियां जो हैं वो चुनाव में आ रही हैं। नहीं, वो खुद बदलेगी, वो खुद भी बदलेगी। बदला है, हम आंखों से देख रहे हैं। देखिए वो बात यही है कि इंसान अगर अच्छा है, वो महिला हो या पुरुष हो, बेसिकली हमें मेहनत करनी है कि इंसान अच्छा हो, नीयत अच्छी हो, उसके संस्कार अच्छे हो, तो वो महिला और पुरुष से में इतना वो नहीं है। बात ये है कि हाँ, जेंडर की एक बराबरी हमें दिखनी चाहिए, क्योंकि उसने पूरी जीवन ही वो भोगा होता है, इसलिए। और माँ होने के नाते वो जो बायोलॉजिकली भी जो उसको एक सहूलियत मिली है, उसके नाते उसकी संवेदना हम अपेक्षा करते हैं कि ज़्यादा ही। तो हम इसको जेंडर सशक्तिकरण कह सकते हैं, जेंडर स्ट्रेंथनिंग, रादर देन हम किसी एक जेंडर की बात करें। जैसे हम कहते हैं कि महिला और पुरुष 2 ही कास्ट हैं पूरी दुनिया में और दोनों से ही दुनिया चलती है, तो हम जेंडर स्ट्रेंथनिंग की बात करें और किसी एक जेंडर की बात ही ना करें। बिल्कुल, सभी सेंसिटिविटी है, इंसानियत तो हो। आप इंसानियत होगी, ईमानदारी होगी, तो वो तो सब में ही होने की अकेली वो भी हो जाएगी तो भी संघर्ष है ना। फिर जेंडर का मसला ये है कि हाँ, महिलाओं की मौजूदगी, क्योंकि आधी आबादी, हम कहते हैं कि आधी आबादी, मैंने एक प्रयोग शुरू किया था, उसका नाम मैंने यही रखा था, आधी आबादी पूरी बात। तो मैं ये कहती हूँ, जैसे मैं अक्सर कहती हूँ, मुझे कई बार बुलाया जाता है कई मंचों पर। तो ये पहले तो आधी आबादी और पूरी बात, ये क्या मुहिम थी? इनिशिएटिव था हमारा, 4-5 साल पहले शुरू किया था हमने, और मीरा के नाम से एक हमने प्रकल्प शुरू किया कि इसमें, और मेरा उसमें थॉट बहुत क्लियर था कि जेंडर का मतलब केवल महिला मुद्दों की बात नहीं। मैं महिला हूँ तो क्या मैं विज्ञान की बात नहीं करूँगी? क्या मैं इंजीनियरिंग की बात नहीं करूँगी?
सारे मसले ही तो मेरे मसले। आपने कैसे, विमेन इश्यूज क्या होते हैं, विमेन इश्यूज क्या होते हैं? केवल मेरी बॉडी से रिलेटेड, हाँ मैं, मेरे पीरियड्स आते हैं, नहीं बट ये बायोलॉजी का हिस्सा है। यस, इसमें डिफरेंट क्या है? तो पीरियड्स का मसला मतलब पुरुष क्यों नहीं डिस्कस करेगा? बिल्कुल। तो मैं तो उस सेगमेंटेशन से मुझे एतराज है कि आपने ये सेगमेंटेशन कैसे कर रखा है, ये महिला मुद्दे, ये इसके मुद्दे। तो मेरा ये कहना है कि आधी आबादी जो है, जिसको आप आधी आबादी कह के कैटेगराइज कर रहे हो, मतलब महिलाएं, वो पूरी बात करेंगी ना। मैं महिला हूँ तो मैं सबकी बात करूँ, मैं बच्चों की, पुरुषों की, पॉलिटिक्स की, मैं तो सबकी बात करूँगी। तो कई बार जब मुझे बुलाते कि सब महिला मुद्दों पे बोल, मैं कि मुझे क्यों बुलाना है, किसी और को बुलाना, मुझे क्यों महिला मुद्दों पे बोलना है। पर हाँ, अभियान जब हमने चलाए तो मैंने देखा कि कुछ चीज़ें बदलने के लिए आपको मुहिम के रूप में काम करना पड़ता है, नहीं तो 100 साल लगेंगे। वो जो आरक्षण की आप बात कर रही है, मैं उसके फेवर में हूँ या ना हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि जो काम अभी होना है, अगर वो अभी नहीं किया तो वो 100 साल लगेंगे उसको पैरिटी आने। तो वो आरक्षण के, और रवांडा जैसा बहुत सारे देश हैं दुनिया भर के, यूएन में अभी आप देखिए कि जितने भी ऑफिशियल पोजीशंस हैं वो 50-50 की पैरिटी उन्होंने अचीव कर दी है। क्योंकि हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उन गोल्स में भी जो जेंडर का गोल है, वो आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये कि जेंडर का गोल वो कहते हैं कि तब अचीव होगा जो बाकी के 17 गोल्स हैं ना, उस 17 गोल में वो हर जगह उसका रोल है जेंडर के, तो वो सब अचीव होंगे, तब वो अचीव होगा जब जेंडर का गोल उसमें शामिल रहेगा। मतलब पानी की बात करेंगे तो पानी की लीडरशिप में महिलाएं रहनी चाहिए ना, है ना? बिल्कुल। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, आप असंगठित क्षेत्र की बात करेंगे, आज केवल 30% महिलाएं भारत में लेबर फोर्स में है, वर्क फोर्स में। तो वो जो 30% और 70% का जो गैप है, उससे क्या है, जब आप कमाती नहीं है, जब आपको ये एहसास कराया जाता है कि नहीं कमाना ही इम्पोर्टेंट है। अब कमाना क्या मतलब, अगर आप घर संभाल रही हैं तो वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है महिला की, आप उसको क्या है डेनिग्रेट करते हैं। हाँ, और क्योंकि नहीं कमाने वाली महिला ही प्रोग्रेसिव है, नहीं गलत है, आप उसको नहीं कह सकते। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमारे यहाँ जो परिवार नामक संगठन है वो इतना मजबूत संगठन है, हमारे देश का जो बेस है वो वही है। यदि परिवार में आपसी सामंजस्य ये तय है कि एक व्यक्ति कमा रहा है और एक पीछे से घर संभाल रहा है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक महिला जो अपने पूरे परिवार के लिए अपने को कहीं कोने में रख देती है और उनके लिए पूरा जिंदगी देती है, उसको आप कम कैसे उससे समझदार कौन है, उससे बड़ा कौन है? और उस पूरी जो आप फैमिली इकोनॉमी की बात करते हो, एक व्यक्ति अगर कमा के ला रहा है और दूसरा व्यक्ति उसका व्यवस्थापन कर रहा है, प्रबंधन कर रहा है, तो ये तो बराबरी की जिम्मेदारी हुई ना, बराबरी की जिम्मेदारी, बिल्कुल। ये साझा कैसे कर सकते हैं कि आपने ऐसे एक्चुअली क्या है, हमने सारे मॉडल्स वो अपना लिए जो हमारे मॉडल्स नहीं थे। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो आप क्या हर चीज का गणित लगाने लगते, आप गणित लगाते हैं तो आप देखिए यूएन की रिपोर्ट्स आती हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स आती हैं, आप कहते हैं इतने घंटे इतना काम करती हैं तो इतना इनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में होना चाहिए, तो वो वर्क फोर्स में जब तक कि नौकरी में ना आएंगी। तो आपने क्या किया, एक दूसरे नज़रिए से देखिए तो आपने कमतरी का भाव उसमें पैदा कर, जो नौकरी नहीं कर रही है वो कम, ये भाव है लोगों में। नहीं, ये परिवारों में भी है, इसीलिए महिलाएं जो घर संभाल के खुश होती थी वो इसीलिए बाहर निकल के अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हैं, खुद का पैसा कमाना चाहती हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो नहीं कमा रही है उनकी स्थिति क्या है। हाँ, तो अब ये है कि ये समाज के मतलब एक तरह से ये फोर्सेस है जो ये काम कर रही हैं कि हम भी उस नज़रिए से देखने लगे हैं। मुझे लग रहा है कि उससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है घर से निकलना, समाज में सार्थक योगदान देना, ये ज़्यादा। और वो सार्थक योगदान सिर्फ अर्थ नहीं हो सकता, हम केवल कैलकुलेशन में नहीं, पैसों धन से नहीं तोड़ सकते। और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जहाँ हिसाब किताब नहीं होता, और वो मानविकता की बात है, वो प्रेम की बात है, क्योंकि हमारे अपने जो क्या कहें संस्कारों के जो मूल हैं वो यही है। हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जब हम इतनी बड़ी बात कहते हैं तो एक जो सबसे छोटा संगठन है, क्योंकि परिवार मिलके समाज बनता है और समाज मिलके हमारा राष्ट्र बनता है, तो जो छोटा संगठन है उसके मैनेजमेंट में उस संगठन के जो 4 लोग 2 लोग हैं वो तय करें, और जो तय करें वो सिर आंखों पर। हाँ, उसमें क्या गलत है? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि सही और गलत की बात नहीं है कि मैं कमाऊं कि ना कमाऊं। हाँ। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप किस में राजी, मुझे किस चीज की सार्थकता मेरी कहाँ मुझे संतोष लगता है। वो जो चॉइसेस है ना, वो चॉइसेस आप
उसको करने दो, आप उसको सहूलियत दो, आप उसको माहौल दो। आज बच्चियां खेलने जाती हैं, अभी कल ही मेरी माँ से बात हो रही थी, तो एक बच्ची है, वो छोटे से इलाके की है, तो कह रही थी कि उसका नेशनल में सिलेक्शन हुआ है, तो मेरे पैर छू रही थी वो बच्ची, या मुझे नेशनल खेलने जाना है। हाँ, अब उन बच्चों में, वो गांव की लड़कियों में जो जिजीविषा है, अब मैं सोचती हूँ देखिए उनके माँ बाप कितने प्रोग्रेसिव होंगे कि वो बच्ची को गांव से दूर भेज के पीजी में रह रही है, वहाँ पढ़ रही है, अपने खेल के नाते अपना करियर आगे, तो उसको किसी ने टोका नहीं होगा कि क्या खेल कूद में पढ़ा है, वही पढ़ाई कर, ये किसी ने नहीं टोका होगा ना, उसको हौसला ही दिया होगा उसके माता पिता ने। और वो बच्ची इतनी भावुक, तो आप जानती हैं कि बच्चियां तो भावुक ही होती है, उनको प्रेम प्यार मिल जाए बस उसमें राजी हो जाती है। तो वो बच्चियां आप देखिए कि नेशनल लेवल पर खेल रही हैं, जिन बच्चियों का जीवन संघर्ष में। हाँ। लेकिन जीवन में संघर्ष होने के बावजूद मैं कहती हूँ उनके माता पिता को मैं इतनी दुआएं देती हूँ कि उन्होंने उन बच्चों को कभी टोका नहीं होगा कि तेरी जो मर्जी है। तो एक तरफ वो धारा है हमारे देश में चल रही है कि जहाँ ये, और ये सच में ये एक मानिए कि बहुत बड़ा बदलाव हमारे देश में है। और जिन जगहों पे नहीं हुआ है वहाँ से हम उन लोगों से ये निवेदन कर सकते हैं कि देह से ऊपर देखिए। हाँ, बच्ची को सिर्फ उसका वो बायोलॉजिकल स्टेटस जो है वो अलग है, एक इंडिविजुअल की तरह देखिए उसे कि मेरा मन, मेरा किसने, आप खेल के राजी हैं, मैं पढ़ के राजी हूँ, अब मेरी क्या बराबरी, मतलब हम क्या बराबरी करें, और मैं घर में रह के व्यवस्था करके राजी हूँ, अगर वो उसमें भी तैयार है तो क्या गलत है। तो एक जो आंकड़ा जो है अभी, एक सुखद आंकड़ा कह सकती हैं आप कि जो सेक्स रेशो हमारा नेशनली अभी जो आया था कुछ टाइम पहले, तो वो जो सारे आंकड़े आए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया, ये सब आया, उसमें अब सेक्स रेशो में गांव में, खासतौर से गांव का जो आंकड़ा है, गांव में महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो गई है पुरुषों से, है ना। तो आप देखिए इतने सालों की जो हम सबकी मेहनत हो गई कहीं ना, सब ने अपना अपना योगदान। तो एक बहुत बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए जो आपने ये बताई है। रूरल रेवोल्यूशन जो है ना वो हम देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, गाँव में जो जाग है वो उनको, आप सच में आप जाइए और बात कीजिएगा। मैं तो इतना कॉन्वर्सेशन होता है, तो जब भी किसी माँ से, अनपढ़ होगी वो कहेगी बस बच्ची पढ़ लिख जाए, मेरी तो शादी नहीं करनी है अभी मेरे को इसकी, अभी पढ़ लिख जाए फिर तो शादी होनी है, ये है। लेकिन उसको चिंता किस चीज़ की है? पढ़ाई की चिंता। उसको चिंता किस चीज़ की है कि उसको शहर बुला लो, वहाँ कहीं हॉस्टल में रह लेगी, पढ़ लेगी, उसको दूर भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। उनके ख्वाब हैं छोटे छोटे। वुमन एम्पावरमेंट शब्द का इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए। हमें बेहतर ढूंढना, सोसाइटी एम्पावरमेंट की बात करना चाहिए। एक्चुअली क्या है, अभी जो शब्द मुझे अच्छा लगता है उसका हिंदी अभी एकदम से नहीं मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी की बात करना चाहिए। इक्वालिटी की बात खत्म हो गई है, अब बात है इक्विटी की, कि अगर मुझे मेरी ज़रूरत सपोज ज़्यादा है किसी चीज़ की, तो मुझे ज़्यादा चाहिए। मैं अगर खिलाड़ी हूँ और मुझे अगर न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए तो चाहिए, तो मैं इक्वली कि इसको भी बराबर, इसको, ये वो समाजवाद से उससे नहीं चलेगा, वो बराबरी से नहीं चलेगा। जहाँ मेरी ज़रूरत, जिसकी जो ज़रूरत है उसको वो मिलना चाहिए। तो वो बराबरी जो है वो अभी लैकिंग जो है, जो मुझे लगता है कमियां हैं कि हम गांव में अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे। हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस अभी गांव में नहीं है। गांव में जो शिक्षा प्रणाली अभी भी मौजूद है उसमें गुणवत्ता नहीं है। तो इसीलिए जो स्किल लेबर हम तैयार भी कर पा रहे हैं, जो बच्चे शिक्षा से निकल रहे हैं, यूथ निकल रहा है, उनके लिए रोजगार के अवसर कम ही रहेंगे, क्योंकि वो इक्विटी नहीं। आपने कहा डिग्री तो हो गई सबके पास में, लेकिन वो डिग्री काम करने में भी तब्दील हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मुझे लग रहा है इस दिशा में, चाहे स्किल इंडिया का मिशन हो, चाहे नई शिक्षा नीति आई हो, रोज़गार के लिए जो प्रयास सरकारी स्तर पर हो रहे हैं वो तो है ही, लेकिन समाज के जो प्रयास हैं उनमें मुझे लग रहा है कि पढ़ा लिखा तबका जो अब अपना सब कुछ अचीव कर चुका। आप देखिए, सब आने वाली सदी में एक चुनौती और बड़ी होने वाली है, एक बड़ी वर्कफोर्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है ना हम सबको रिडेंडेंट कर देगी। बहुत सारे प्रोफेशन ख़त्म हो जाने वाले हैं, और ख़ास तौर से जो बुज़ुर्ग और पढ़ी लिखी वाली पीढ़ी है उसको करेंगे क्या हम? उनके सामने भी चुनौती है कि करें क्या हम। तो करें क्या, तो फिर वो मौज मस्ती और फिर मतलब जिस भी तरह से अपना समय काटने वाली बात है। जबकि हम उस वर्कफोर्स का, जो हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारा, तो एक डिविडेंड तो ये है कि हम दुनिया के सबसे यंग नेशन हैं।
30 से कम की उम्र की जो आबादी है वो 50% आबादी है। तो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है आज हमारे पास। तो एक तरफ हमारे पास जवान लोगों की फौज है, इसीलिए पूरी दुनिया इंडस्ट्री देख रही है भारत में, कम कम पैसे में आपको अच्छा स्किल व्यक्ति मिल जाते हैं। दूसरी तरफ वो वर्क फोर्स है जिसके पास काम नहीं है, ज्ञान है, एजुकेशन है, अच्छी लाइफ है, लेकिन वो उस समय का क्या करे। वो एक मुझे लगता है कि जो टाइम बैंकिंग है ना, इसका कॉन्सेप्ट अब हमें वापस शुरू तब बड़े स्तर पर ज़रूरत है कि हम उनके वक्त का सही उपयोग करने के लिए कोई व्यवस्था हमारे पास में खड़ी हो। तो हम ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का भी फ़ायदा हम तभी ले पाएंगे, क्योंकि एक तरफ युवा लोग हैं और दूसरी तरफ बेकार पीढ़ी है। तो एक तरफ खराबी चल रही है, एक तरफ वो चल रही है, तो वो बैलेंस कैसे होगा? आप अगर नदी में हम कचरा फेंक रहे हैं, दूसरी तरफ आप साफ कर रहे हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। दोनों को जब तक कि हम आपस में बैठ के हम तय नहीं करेंगे कि भाई कचरा तो नहीं ही फेंकना है, तब हम सफाई करेंगे तो उसका नतीजा निकलने वाला है। तो अगर हम जेंडर के मसले में देखें तो भाई वर्क फोर्स में आएंगी, काम करेंगी, अपनी मर्जी का कुछ करेंगी, लेकिन उसके साथ इम्पॉर्टेंट क्या है, क्यों सबसे बड़ा डर है, सुरक्षा तो मिले। हाँ, सुरक्षित तो हाँ आज बाहर निकलती हैं। अब जयपुर जैसे राजधानी जैसी जगह में आप देखिए, यूपी है, हरियाणा है, दिल्ली है, देश का कोई भी, असम लीजिए, क्राइम का जो बढ़ोतरी हुई है वो बहुत खतरनाक है और क्राइम के तरीके बदल गए। और ये जो लड़के जिनका हम कहते हैं कि जो रेप कर लेते हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये भी हमारी परवरिश का ही मसला है। परवरिश में वो सब शामिल है, परिवार और समाज। बिल्कुल। मनीषा जी, एक चीज़ जो मुझे लगता है ना कि हमने एक बात सुनी इंदौर के बारे में कि सफाई का मिशन कैसे अचीव हुआ, कि अगर कार से भी कोई नीचे कचरा फेंक देता है तो लोग आके उसको टोक के जाते हैं। ये जो टोका टोकी है, तो यहाँ क्यों गया, किससे मिला, कौन आ रहा है, ये टोका टोकी की व्यवस्था खत्म कर दी हमने। अरे भाई बुरा मान जाएगा, मत कहो इसको। हाँ, और हमारे बच्चे को ऐसा क्यों कहा, जबकि ये बिल्कुल आपने सही बात कही कि पहले तो अगर कोई अंकल भी होते थे या चाचा होते थे और वो भी कान पकड़ के वापस ले आते थे कि गलत जगह दिखा, इसको पकड़ के ले आओ। आज हमने उसको स्टेटस सिंबल बना लिया कि मेरा बेटा कुछ कर रहा है, मुझे पता है, तो मैं बताऊंगा ही नहीं। बजाय उसको ठीक करने के हम उसको छिपाने की कोशिश करते हैं, ये हम गलती करते हैं। क्योंकि वो समाज में इंडिविजुअलिटी जो आ गई हमारी ना, तो हम वो जो साझेदारी वाली चीज़ अगर ख़त्म हो जाएगी, टोका टोकी ख़त्म, तो उसका एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजह है। कि पहले तो यह है कि कंस्ट्रक्टिव काम में वो लगे, उसके बाद समय खाली क्यों है, क्योंकि आप उसको किसी तरह से एंगेज नहीं कर पा खाली है मतलब क्या, खाली है तो इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी ही करेगा। समाज की बहुत सारी गतिविधियां हैं, उसमें आप सक्रिय रह सकते हो। तो वो टाइम का यूटिलाइजेशन, चाहे पुरानी पीढ़ी हो या नई पीढ़ी हो, नई पीढ़ी के लिए ज़रूरी है क्योंकि उससे संवेदनशील होना है, पुरानी पीढ़ी के लिए इसलिए ज़रूरी है कि वो बेकारी रहकर, क्योंकि पेरेंटिंग के लेवल पर भी बहुत सारी समस्याएं हैं, केवल बच्चों की समस्या नहीं है, पेरेंटिंग की भी बहुत बड़ी समस्या है। पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि वो खुद को एजुकेट करने की प्रक्रिया से बाहर निकल चुके हैं। बिल्कुल। और आप सोचते हैं कोई टीवी एजुकेट कर रहा होगा, अखबार एजुकेट कर रहे होंगे, कौन एजुकेट करेगा, या व्हाट्सएप मैसेजेस एजुकेट करेंगे उन्हें? मुझे लगता है कि पहले एक शब्द होता था ना, सांझा चूल्हा। हाँ। वो अगर फिर से सुनने में आए और वो अगर फिर से प्रचलन में आए कि साथ बैठना, साथ बनाना, साथ खाना, और पता ना चले पर साथ में सीख जाना। हाँ, ये जो समाज का पुराना सिस्टम था वो अब खत्म है। और हम दूसरे के साथ बैठते तो हैं पर सीखने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि अच्छा इसने क्या पहना है, अच्छा इसने ऐसे कैसे बोला, अच्छा इसके पास गाड़ी है। हम जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उन पे फोकस है। तो फोकस बदलने की ज़रूरत है। सांझा चूल्हा एक बार फिर से आए, हम सब आपस में जो कहते हैं ना, आई बिलोंग्स टू यू एंड यू बिलोंग्स टू मी, आई बिलोंग्स टू दिस सोसाइटी एंड दिस सोसाइटी बिलोंग्स टू मी। अगर हम इस तरह से सोचना शुरू करें कि कुछ अच्छी स्थिति में। इस बात के लिए भी बधाई देती हूँ कि नई पीढ़ी को हम कोसते ज़्यादा हैं, लेकिन उन्हीं के बूते बहुत बदलाव हो भी रहा है। बहुत बच्चे हैं कला को जानने वाले,
आप देखिए कि एक्सपीडिशंस पे जाने के शौकीन, गाने बजाने के शौकीन, कला के शौकीन, और नए तरीके निकाल रहे हैं, नए तरीके के काम करने की हिम्मत करने वाले हैं, इनोवेशंस कर रहे हैं, नए नए तौर तरीके हैं उनके, और उनको परवाह नहीं आप उन पे ध्यान दे रहे नहीं दे रहे, वो अपनी ज़िंदगी में उन्हें मालूम है कि ये सार्थक है काम। ये जो हमारी युवा शक्ति है, हम इनके साथ हैं और इनसे उम्मीद करते हैं कि आने वाले समाज के बदलाव की दिशा ये ही तय करेंगे। बिल्कुल, इनको देख के बहुत लोग, हम भी सीखते हैं उनको हाँ, देख, बिल्कुल हम भी उनसे सीखते हैं कि ये बच्चे जो है कैसे अपने समय का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, मैं जानती हूँ कि एक ग्रुप है जो दिल्ली और इस जगह काम करता है, और पास के ही इलाके में 1.5-2 घंटे की दूरी पर वो लोग सब इकट्ठा होते हैं और सैटरडे संडे वहाँ जाके लोगों के बीच में काम करते हैं। ये जो साइलेंट वर्कर्स हैं ना, इन्होंने जिंदा रखा है भारत को। हम ये कहना चाहेंगे हमारे युवाओं से कि हमारा देश सबसे ज़्यादा युवाओं वाला देश है, तो सबसे ज़्यादा उम्मीद तो आपसे ही है, और उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप इस समाज को वो समाज बनाएंगे जिसकी कल्पनाएं सदियों से हो रही हैं। इसी उम्मीद के साथ शिप्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये बातचीत चलती रहे इसके लिए ध्यान रखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। कोई विषय आपको ऐसा लगता है कि जिस पर बात करना ज़रूरी है तो हमें लिखिएगा ज़रूर। बात करते रहेंगे, बदलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और सच में एक दिन बदले हुए समाज के साथ हम तैयार खड़े मिलेंगे। ऐसी ही किसी बातचीत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।